फिल्म की शुरुआत में हम रेंटन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सुबह 6:16 बजे उठता है और देखता है कि हाना उसके बगल में सो रही है। अचानक कुछ लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे बिस्तर से बाहर खींच लेते हैं। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और मर जाता है। दृश्य फिर से दोहराया जाता है जहां रेंटन उठता है और समय सुबह 6:16 है। वही लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे उसके बिस्तर से बाहर खींचते हैं। इस बार रेंटन भागने की कोशिश नहीं करता और लोग उसे तहखाने में ले जाते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। वे हाना को भी ले आए और उसे भी बांध दिया। समूह का नेता अपना परिचय पिता के रूप में देता है, दूसरों की पहचान सनी और भाई के रूप में करता है। वह रेंटन से उसे शेयर देने के लिए कहता है। वह रेंटन से कहता है कि वे कुछ खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और 5 मिनट में वापस आ जाएंगे और अगर उसने शेयर नहीं सौंपे तो वह हाना को मार डालेगा। हमें पता चला है कि इस दुनिया में शेयर पैसे की तरह हैं। रेंटन इस अवसर का लाभ उठाकर कुर्सी से हट जाता है और हाना को भी मुक्त कर देता है। वह उससे कहता है कि ये लोग शेयरों के अलावा और भी कुछ चाहते हैं। वह मृत व्यक्ति की जांच करता है और हाना को मशीन को छूने से रोकता है। वह उसे बताता है कि वे यहाँ इस मशीन को चुराने आए हैं जिसे आर्क कहा जाता है। वह उसे बताता है कि उसने यह मशीन टोरस में बनाई थी और जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने इसे वहां से चुरा लिया। घर के ये लोग ब्लॉक संगठन के लिए काम करते हैं और इसे चुराने आए हैं। हमें पता चला कि इस दुनिया में भोजन की कमी है और टोरस एक सैन्य संगठन है जो दुनिया को नियंत्रित करता है। ब्लॉक एक विद्रोही समूह है जो टोरस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। रेंटन का कहना है कि उसे रात में हाना को अपने यहाँ आने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था और उसका मानना है कि ये लोग उसका यहाँ तक पीछा कर रहे थे। रेंटन उन लोगों को मारने के लिए एक दस्ताना हथियार निकालता है और हाना को तहखाने में इंतजार करने के लिए कहता है। वह उन पर हमला करता है लेकिन इस प्रक्रिया में मारा जाता है और फिर से जाग जाता है। वह दृश्य दोहराया जाता है जहां उसे तहखाने में ले जाया जाता है और एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। वह कुर्सी से छूट जाता है और हाना से कहता है कि दिन फिर से दोहरा रहा है। अपनी यादों के आधार पर वह कहता है कि ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी याद है। हाना उस पर विश्वास नहीं करती। रेंटन कंप्यूटर की जांच करता है और उसे बताता है कि ARQ एक टाइम लूप पैदा कर रहा है और दिन को दोहरा रहा है। वह उसे अपने घर के लोगों का रूप और उनके नाम भी बताता है। वह उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया कि केवल उसे ही अतीत याद है, इन लोगों और हाना को नहीं। वह कहता है कि वह इस बारे में नहीं जानता लेकिन उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। वे तहखाने से भाग जाते हैं और एक अलग कमरे में चले जाते हैं। रेंटन हाना से कहता है कि वह इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर जा रहा है और उसे उन्हें मारने के लिए साइनाइड गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। वह गैस मास्क पहनता है और घर का तापमान समायोजित करने के लिए ऊपर जाता है। जब उनमें से एक आदमी उसके पीछे आता है तो रेंटन खुद को कमरे में छिपा लेता है और गैस से उन्हें मारने का इंतजार करता है। जब वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है तो वह उन्हें जीवित पाता है और उन्होंने हाना को पकड़ लिया है। वे रेंटन से शेयर सौंपने के लिए कहते हैं। वह तिजोरी खोलता है और वे उसके सारे पैसे और शेयर ले लेते हैं। जब पिता रेंटन को गोली मारने वाले होते हैं तो हाना उन्हें रोक देती है और हमें पता चलता है कि हाना भी उनके साथ काम कर रही है। यह जानकर रेंटन हैरान रह गया। वह उनसे कहती है कि उन्हें वह मिल गया है जिसके लिए वे यहाँ आए थे और उन्हें अब चले जाना चाहिए। सनी का मानना है कि ट्रेंटन अभी भी टोरस के लिए काम कर रहा है और खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उसे मार डाला। दिन दोहराया जाता है और वे एक बार फिर तहखाने में बंद जाते हैं। रेंटन अब हाना के बारे में जानता है और उससे पूछता है कि टोरस छोड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वह उससे कहती है उन्होंने उसे टॉर्चर किया और उसके सारे पैसे और संपत्ति ले ली। रेंटन को कंप्यूटर पर एक वीडियो मिलता है और वह उसे देखकर भ्रमित हो जाता है। हाना ने उसे बताया कि उन्होंने उसे 6 महीने तक टॉर्चर किया और जब रेंटन ने उसे छोड़ दिया तो उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। हमें पता चला है कि रेंटन और हाना टोरस में एक साथ काम करते थे और कपल थे। रेंटन ने उसे बताया कि वह उसे ढूंढता रहा लेकिन वह उसे नहीं मिली। वे तहखाने से भाग जाते हैं और एक अलग कमरे में चले जाते हैं। रेंटन हाना को बताता है कि वह जानता है कि वह ब्लॉक के लिए काम कर रही है। हाना यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे यह कैसे पता है। वह उसे बताता है कि वह भी टोरस की तरह उसकी मशीन आर्क चुराने के लिए यहाँ आई है। वे युद्ध में लाभ पाने के लिए भी मशीन का उपयोग करना चाहते हैं।
हाना ने उसे बताया कि उन्हें उसकी मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे केवल शेयर चाहते हैं। वह उसे दिखाती है कि उसे कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और टोरस को रोकने के लिए उसके पास गुट में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बारे में जानकर रेंटन को दुख होता है। हाना उससे कहती है कि वह इन लोगों को न मारे और रेंटन सहमत हो जाता है। वे इन लोगों को पकड़ लेते हैं और तहखाने में बांध देते हैं। रेंटन हाना से कहता है कि अगर वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ आने के लिए सहमत हो तो वह उसे आधी हिस्सेदारी दे देगा। रेंटन अतीत में उसे मारने के लिए उन पर क्रोधित है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। हाना उसे रोकती है और कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकेगी। वह उससे कहती है कि उसे यह युद्ध लड़ने की जरूरत है। रेंटन ने उसे बताया कि वे टोरस जैसे बड़े संगठन के खिलाफ नहीं लड़ सकते और उसे शेयर देने से मना कर दिया। हाना कहती है कि जब तक वह उसे शेयर नहीं देता वह मशीन को नष्ट कर देगी, इसलिए रेंटन सहमत हो जाता है। वह उससे बंदूक लेने की कोशिश करता है और मारा जाता है। दिन दोहराया जाता है, लेकिन इस बार हाना भी याद कर पा रही है कि क्या हुआ था। इस बारे में जानने से उसे डर लगता है। रेंटन ने उसे बताया कि कंप्यूटर टाइम लॉग के आधार पर टाइम लूप सुबह 6:11 बजे शुरू होता है और 9:25 बजे तक जाता है। टाइम लूप 3 घंटे 14 मिनट तक चलता है और फिर खुद को दोहराता है। उनका कहना है कि आर्क इस लूप का कारण बन रहा है और ऐसा पहले भी 5 बार हो चुका है। वह बताते हैं कि आर्क असीमित ऊर्जा पैदा कर रहा है और यही टाइम लूप का कारण हो सकता है। वह हाना से पूछता है कि उसे गोली मारने के बाद उसे क्या याद है। वह कहती है कि उसने गलती से बंदूक चला दी और फिर किसी ने उसे भी गोली मार दी। वह उससे कहती है कि उन्हें मशीन को नष्ट कर देना चाहिए। रेंटन का कहना है कि इससे टाइम लूप खत्म हो जाएगा और अगर वे मर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। एना का मानना है कि आर्क की मदद से वे युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन रेंटन उसे मशीन देने में विश्वास नहीं करता है। हाना रेंटन को उसके साथ सहयोग करने के लिए कहती है और उसे वापस कुर्सी से बांध देती है। वह अपने आदमियों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वह जानती है कि शेयर कहाँ हैं। उन्हें शेयर मिल गए, लेकिन सनी का कहना है कि उन्हें रेंटन को मारने की जरूरत है क्योंकि वह पहले ही उनके चेहरे देख चुका है। हाना इस बात से सहमत नहीं है। सनी अचानक उसे और उसके सभी सहयोगियों को मार देती है। फिर वह बैकअप के लिए कॉल करता है और हमें पता चलता है कि सनी ब्लॉक में टोरस के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वह रेंटन से कंप्यूटर का पासवर्ड मांगता है, लेकिन रेंटन उसे देने से इनकार कर देता है, इसलिए सनी रेंटन को गोली मार देता है। दिन दोहराया जाता है और रेंटन हाना को सनी के टोरस के लिए काम करने के बारे में बताता है। जब पिता और उसके आदमी रेंटन को पकड़ने के लिए कमरे में आते हैं तो वह पिता से कहती है कि वह उसे रेंटन के साथ अकेले 5 मिनट का समय दे। रेंटन का कहना है कि वह हाना को मशीन नहीं लेने देगा। हाना कहती है कि उन्हें पिता को सनी के बारे में बताना चाहिए और उसे रोकने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए और रेंटन इस बात से सहमत है। हाना अपने आदमियों को तहखाने में बुलाती है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेंटन गायब है। वह उन्हें बताती है कि रेंटन को उनकी योजनाओं के बारे में पता है और वह वहां से भाग गया है। वह सनी और भाई को घर में उसे ढूंढने के लिए कहती है। जब पिता और हाना अकेले होते हैं तो वह उन्हें सनी की पहचान और टाइम मशीन के बारे में बताती है। जब भाई रेंटन को खोज रहा होता है तो सनी इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे मार डालता है। हाना ने पिता को बताया कि मशीन ने सुबह 6:11 बजे टाइम लूप शुरू किया जब उनके एक आदमी क्यूज ने उसे छुआ। वह उससे कहती है कि उन्हें सनी को इस मशीन को टोरस के पास ले जाने से रोकना होगा। सनी वापस आता है और उन्हें बताता है कि रेंटन ने भाई को मार डाला है। हाना उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए सनी ने पिता को मार डाला। जब वह हाना को मारने वाला होता है तो रेंटन सनी पर हमला करता है और उसे अपने बिजली के दस्ताने से मार देता है। रेंटन को लगता है कि मशीन पहले से ज्यादा तेज घूम रही है। अचानक किसी ने रेंटन को गोली मार दी। हम देखते हैं कि भाई अभी भी जीवित है और उसने रेंटन को यह विश्वास करके मार डाला कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। दिन दोहराया जाता है और रेंटन और हाना जाग जाते हैं। वे नीचे बंदूक की गोली की आवाज सुनते हैं और इसकी जांच करने जाते हैं। वे देखते हैं कि सनी ने पिता और भाई को मार डाला है। उन्हें पता चला कि सनी भी अब उनकी तरह टाइम लूप्स को याद कर रहा है। रेंटन कंप्यूटर में टाइम लॉग की जांच करता है और उसे पता चलता है कि टाइम लूप अभी भी चल रहा है। उनका मानना है कि मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदनों के कारण लूप में मौजूद हर व्यक्ति देरसबेर लूप के बारे में याद रखना शुरू कर देता है। वह कहता है कि बैकअप के लिए कॉल करने से पहले उन्हें सनी को ढूंढना होगा। हाना रेंटन से कहती है
कि उन्हें यह मशीन ब्लॉक को दे देनी चाहिए क्योंकि वे युद्ध जीतने के लिए इस टाइम लूप क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। रेंटन का कहना है कि उन्हें टोरस या ब्लॉक पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस शक्ति का गलत हाथों में दुरुपयोग किया जा सकता है। हाना उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह सनी की तलाश में जा रहा है और यदि वह पहले मारा जाता है तो उसे स्काई कोड का उपयोग करके मशीन को नष्ट कर देना चाहिए और इससे उसके सभी सर्किट बोर्ड पिघल जाएंगे। जब रेंटन सनी की तलाश में जाता है तो देखता है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाना शवों को प्लास्टिक से ढकने की कोशिश करती है। रेंटन को एक शव मिला लेकिन वह सनी का नहीं है। सनी ने उन्हें फर्श पर लेटकर और एक मृत शरीर की तरह अभिनय करके धोखा दिया है। रेंटन को इसका एहसास होने पर वह हाना को बचाने के लिए वापस भागता है और उसे पता चलता है कि उसे सनी ने बंदी बना लिया है। सनी बैकअप के लिए कॉल करता है और रेंटन से मशीन का पासवर्ड मांगता है। रेंटन का कहना है कि वह पासवर्ड दर्ज करेगा लेकिन मशीन को छूने और मरने का अवसर लेता है। दिन दोहराया जाता है और वे फिर जाग जाते हैं। वे कमरे में उन लोगों के आने का इंतजार करते हैं लेकिन कोई अंदर नहीं आता। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया और पाया कि सनी ने क्यूज को मशीन को छूने से बचा लिया है। सनी फिर पिता और भाई को मार देता है और हमें पता चलता है कि क्यूज भी टोरस में सनी के साथ काम कर रहा है। रेंटन उन्हें तहखाने में बंद कर देता है और नीचे जाकर उन्हें मारने के लिए साइनाइड गैस छोड़ता है। हाना देखती है कि समय तेजी से घूम रहा है। रेंटन उसे बताता है कि जैसे मशीन तेजी से घूमती है, समय भी तेजी से चलता है। जब वे तहखाने में लौटते हैं तो वे पाते हैं कि सनी ने क्यूज को मार डाला है और खुद को गोली मार ली है, यह विश्वास करते हुए कि दिन फिर से शुरू होगा। रेंटन मशीन को नष्ट करने का फैसला करता है लेकिन हाना उसे इसे ब्लॉक में ले जाने के लिए कहती है। रेंटन का कहना है कि टोरस काफी शक्तिशाली है और ब्लॉक उन्हें रोक नहीं पाएगा। वे बहस करने लगते हैं और हताशा में हाना कांच के बोर्ड पर कुछ फेंक देती है जिससे वह टूट जाता है। रेंटन को अचानक कुछ याद आता है और वह उसे वह वीडियो दिखाता है जो उसने पहले देखा था। उसे यह वीडियो रिकॉर्ड करना याद नहीं है लेकिन उसने देखा कि ग्लास बोर्ड में दरार उनके ग्लास बोर्ड से अलग है। रेंटन देखता है कि वीडियो में बैकअप आ गया है और वह हाना को सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हाना को पिता के मुंह में कुछ दिखाई देता है और वह उसे लेने जाती है लेकिन उसे करंट लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रेंटन इस पर विश्वास नहीं कर पाता है और उसे बचाने के लिए टाइम लूप को रीसेट करने का फैसला करता है। दिन दोहराया जाता है और रेंटन हाना की मदद करने का फैसला करता है। जब पिता और भाई कमरे में आते हैं तो वे उन्हें सनी के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। पिता का कहना है कि जब सनी ने उन्हें गोली मारी तो उनके मन में डेजा-वू सी स्थिति महसूस हुई और वह उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब वे सनी की तलाश में जाते हैं तो सनी उन्हें पकड़ लेता है और तहखाने में ले आता है। वह हाना को टॉर्चर करता है और रेंटन से उसे पासवर्ड देने के लिए कहता है। रेंटन उसे पासवर्ड बताता है और सनी मशीन को निष्क्रिय कर देता है। सनी हाना को आश्वस्त होने के लिए मशीन को छूने के लिए कहती है और जब वह उसे छूती है तो कुछ नहीं होता है। सनी पूछता है कि मशीन अभी भी क्यों घूम रही है। रेंटन ने उसे बताया कि मैनुअल शटडाउन की आवश्यकता है। रेंटन एक स्विच बंद कर देता है जिससे ब्लैकआउट हो जाता है। सनी पिता और भाई को मार देता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रेंटन और हाना तहखाने से भाग जाते हैं। वे घर के बाहर जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि हवा की क्वालिटी बहुत कम है। वे घर के चारों ओर एक सीमा भी ढूंढते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि समय चक्र केवल सीमा तक ही फैला हुआ है। रेंटन हाना को वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वह सनी को रोकने में उसकी मदद करेगी। वह कहती है कि मशीन बंद हो गई है और अगर रेंटन अब मारा गया तो वह वापस नहीं आएगा। वे वापस अंदर जाते हैं और क्यूज को ढूंढते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उन्हें पता चला कि सनी ने टाइम लूप बनाने के लिए मशीन को फिर से चालू कर दिया है। वे सनी को रोकने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। हाना बंदूक चलाती है और वह ग्लास बोर्ड से टकराती है। उसने देखा कि दरार वीडियो जैसी ही है। रेंटन ने सनी को मशीन में धकेल दिया और उसे मार डाला। रेंटन ने हाना को ब्लॉक करने के लिए मशीन अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उसे नवे लूप के बाद टाइम लॉग में एक रुकावट नजर आती है और उसे पता चलता है कि हर टाइम लूप में 9 लूप का एक क्रम होता है और फिर यह क्रम दोबारा दोहराया जाता है। उन्हें पता चलता है कि वे हजारों बार इसी क्रम में रहे हैं। जब भी कोई मशीन बंद करता है तो इससे व्यवधान उत्पन्न होता है और उनकी मेमोरी रीसेट हो जाती है। इसके बाद नया लूप शुरू हो जाता है।
वीडियो उन्हें लूप के बारे में चेतावनी देने के लिए एक संदेश था, लेकिन टोरस ने उन्हें इसे ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने दिया। उन्होंने देखा कि बैकअप उन्हें रोकने के लिए आया है, इसलिए रेंटन जागने पर अपने लिए एक वीडियो संदेश छोड़ने का फैसला करता है। उनका मानना है कि उन्हें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वे सफल न हो जाएं। वह वीडियो संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और टोरस के रोबोट उन्हें रोकने के लिए आते हैं। इस बार रेंटन मारे जाने से पहले पूरा संदेश रिकॉर्ड करने में सक्षम है। टाइम लूप पुनः आरंभ होता है और दिन दोहराया जाता है, लेकिन इस बार रेंटन के बजाय हाना पहले उठती है। फिल्म जब शुरू होती है तब हम फिन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक पेंटिंग पर काम कर रहा है। उसका दोस्त जैस्पर अंदर आता है और उसे अपनी नई पेंटिंग को पूरा करने का विचार नहीं मिलने के बारे में चिढ़ाता है। फिन एक बिल्डिंग मैनेजर है और उसे अपने शौचालय को साफ करने में मदद करने के लिए निवासियों में से एक का फोन आता है। वह अपने उपकरण इकट्ठा करता है और उसके शौचालय को साफ करने के लिए उसके स्थान पर जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैली, जो कि फिन की प्रेमिका है, घर वापस आती है और उसे कुछ पेंट ब्रश उपहार में देती है। फिन कुछ सामान लेने के लिए स्टोरेज कक्ष में जाता है और उसे फर्श पर एक टोपी मिलती है। वह दरवाजे पर टोपी रखता है और स्टोरेज कक्ष के बाहर आता है। उसे जो मिलता है, जो वहां सुरक्षा गार्ड है, वह फिन को घर का सामान ले जाने में मदद की पेशकश करता है। जैस्पर कुत्तों की दौड़ देख रहा है और हमें पता चला है कि वह पैसे जीतने के लिए इन दौड़ों पर जुआ खेलता है। वह वर्तमान दौड़ हार गया है और उसी के लिए क्रोधित है। जब फिन घर आता है तो कैली उसे बताती है कि पड़ोसी को दोबारा किराया देने में देर हो गई है। वह उसके पास जाकर जांच करने का निर्णय लेती है। अपने पड़ोसी के घर पहुंचने पर कैली उसे बुलाने की कोशिश करती है और कोई जवाब नहीं मिलने पर वह अपनी चाबियों का उपयोग करके अंदर जाने का फैसला करती है। अंदर वह अपने पड़ोसी की तलाश शुरू करती है और उसे एक अजीब कमरा मिलता है। आगे हम देखते हैं कि जैस्पर अभी भी अपनी रेस में हार से परेशान है। अचानक कैली आती है और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है और एक अजीब कमरे में जाते हैं। कमरे के अंदर वे देखते हैं कि उनके घर के लिविंग रूम की दीवार पर कई तस्वीरें लगी हैं। वे कैली, फिन, जैस्पर की विभिन्न गतिविधियां करते हुए कई तस्वीरें देखते हैं। उन्हें एक बड़ा कैमरा भी मिला जो फर्श से बंधा हुआ था। उन्हें पता चला कि पड़ोसी पिछले कुछ महीनों से उनकी तस्वीरें खींच रहा है। फिन को कैमरे में उनके लिविंग रूम की एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक लैंप गिरा हुआ है। उन्हें लैंप के गिरने की बात याद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि कैली अपने काम पर जा रही है और अपना कोट लेते समय वह लैंप को गिरा देती है। वे पड़ोसी के घर वापस जाते हैं और तस्वीर की तुलना वास्तविक गिरे हुए लैंप से करते हैं। उन्हें पता चल गया कि ये हूबहू वही है। उनका मानना है कि कैमरा समय से पहले ही भविष्य की तस्वीर खींच लेता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो कैमरा एक नई तस्वीर देता है जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके स्थान पर पार्टी हो रही है। कैली और जैस्पर अच्छा समय बिता रहे हैं। उनका मानना है कि यह एक शरारत है जो पड़ोसी उनके साथ कर रहा है और वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैली को एक जर्नल मिलती है जिसमें पड़ोसी कैमरे के साथ उसके द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बारे में बात कर रहा है। जर्नल में उन्होंने लिखा कि उन्हें अपनी मौत के बारे में पता चला और उन्होंने भविष्य बदलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। उन्हें यह भी पता चला कि कैमरा प्रतिदिन रात 8 बजे की तस्वीरें ले रहा है। जर्नल को एक सप्ताह पहले अपडेट किया गया था, जिसके बाद पड़ोसी गायब हो गया। अचानक फिन को कुछ याद आता है और वह स्टोरेज क्षेत्र की जांच करने का निर्णय लेता है। वे उस कमरे को खोलते हैं जहां उसे टोपी मिली थी और उन्हें अपने पड़ोसी का शव मिला जो जला दिया गया था। घर लौटने के बाद फिन ने कहा कि उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए और उन्हें इस बारे में सूचित करना चाहिए। जैस्पर का कहना है कि उन्हें पैसे कमाने और अमीर बनने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। फिन और कैली इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन जैस्पर ने उन्हें बताया कि पर्याप्त पैसे के साथ वे अपने सपनों का करियर बना सकते हैं। जैस्पर ने उन्हें बताया कि फोटो में वे पार्टी में खुश दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कैमरे का उपयोग करने का फैसला किया है। वह उनसे यह भी कहता है कि उन्हें भविष्य बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके उनके पड़ोसी की तरह गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करने और कैमरे से एक और फोटो देखने के लिए सहमत हैं। रात में जब पार्टी होती है तो फिन तस्वीर खींचने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाता है। रात 8 बजे वह एक तस्वीर खींचता है और कैमरे की तस्वीर से उसकी तुलना करता है और पाता है कि वह बिल्कुल मेल खाती है। कैमरा उसे एक नई तस्वीर देता है जिसमें हम देखते हैं कि जैस्पर दौड़ के नतीजे पकड़कर खड़ा है और फिन ने एक नई तस्वीर बना रहा है।
फिन खुश है कि वह चित्र को देख सकता है और उसके आधार पर नई पेंटिंग बना सकता है। फिन यह तस्वीर अपने दोस्तों को दिखाता है और वे सभी मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। सुबह कैली ए टू डू लिस्ट बना रही है। वह उन दोनों से कहती है कि उन्हें एक योजना बनानी होगी ताकि ऐसा लगे कि पड़ोसी अभी भी जीवित है। फिन बेसमेंट में शव को लेकर चिंतित है। आगे हम देखते हैं कि कैली अपने पड़ोसी के लिए पौधों को पानी देना और पत्र पोस्ट करना जैसी विभिन्न गतिविधियां कर रही है। जैस्पर दौड़ पर दाव लगा रहा है और उसने अच्छे पैसे जीते हैं। फिन चित्र के अनुसार पेंटिंग बना रहा है। वे रात 8 बजे फोटो की तरह ही तस्वीर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन उसके पड़ोसी के घर में फोन की घंटी बजती है और फिन उसे जांचने का फैसला करता है। जॉयस नाम की एक महिला ने पड़ोसी को कॉल किया है। वह एक संदेश छोड़ती है जिसमें कहा गया है कि उसे उसका पत्र मिला है और वह उसके बारे में चिंतित है। अपने पड़ोसियों के बाहर आने पर जो उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। फिन ने उससे यह कहकर झूठ बोला कि पड़ोसी बीमार है और अस्पताल में है, इसलिए वे इस बीच उसके घर की देखभाल कर रहे हैं। अगले दृश्य में उन्हें कैमरे से एक नई तस्वीर मिलती है और फिन उसे देखकर परेशान हो जाता है। फिन पहले तो परेशान हो गया लेकिन तस्वीर को दोबारा बनाने के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह पहले से ही तस्वीर में है और नाराज नहीं लग रहा है। तस्वीर के समय फिन उन्हें तस्वीर को बनाने और एक दूसरे को चूमने के लिए कहते हैं। वह अपनी पेंटिंग पूरी करेगा और उन्हें चुंबन बंद करने के लिए सूचित करेगा। फिन चित्र बनाने में शामिल हो जाता है और समापन के बाद उसे एहसास होता है कि जैस्पर और कैली अभी भी एक दूसरे को चूम रहे हैं। वह उन पर क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब कैली फिन से माफी मांगने जाती है तो उन्हें कैमरे से एक नई तस्वीर मिलती है। नई तस्वीर में जैस्पर अपने सट्टेबाज इवान के साथ बैठा है। जैस्पर उन्हें बताता है कि इवान एक खतरनाक आदमी है और उन्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुबह जैस्पर ने इवान को फोन किया और जानना चाहा कि उसके साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। इससे इवान को संदेह होता है कि जैस्पर के साथ कुछ गड़बड़ है। रात में जब इवान घर आने वाला होता है, फिन और कैली घर छोड़ने का फैसला करते हैं और कार में उसका इंतजार करते हैं क्योंकि वे तस्वीर में नहीं हैं। कार में फिन कैली से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह उससे कहता है कि वह पहले की स्थिति से ईर्ष्या करता था और खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकता था। कैली यह जानकर खुश हुई कि फिन को जैस्पर के कारण जलन हुई। इवान जैस्पर से पूछता है कि वह हर समय विजयी दाव लगाने में कैसे सक्षम है। जैस्पर उसे बताता है कि दाव लगाने में वह भाग्यशाली हो रहा है। इवान उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे धमकी देता है कि वह अपना रहस्य बताए अन्यथा वह उसे मार डालेगा। जैस्पर डर जाता है और उसे बताता है कि उसके पास ये दाव लगाने का एक स्रोत है। अचानक कैली और फिन कमरे में आते हैं। जैस्पर को एक नई तस्वीर दिखाते हैं। नई फोटो में फिन कैली की अर्धनग्न पेंटिंग बना रहा है और कोई खिड़की से यह देख रहा है। उनका मानना है कि यह व्यक्ति जैस्पर है। इवान वहां से जाने का फैसला करता है। फिन इवान से डरता है लेकिन जैस्पर उसे बताता है कि इवान कैमरे के बारे में कुछ नहीं जानता है। आगे हम देखते हैं कि फिन चित्र से वही पेंटिंग बना रहा है जैसा हमने पहले देखा था। 8 बजे कैली इवान को खिड़की से झांकते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इवान अपने कुछ लोगों के साथ आया है और उन्हें रहस्य दिखाने की धमकी देता है। फिर जैस्पर उसे अपने पड़ोसियों के घर ले जाता है जहां वह कैमरा देखता है और उसे तस्वीरों के बारे में बताता है। फोटो देखने के बाद इवान को उस पर विश्वास हो गया। इवान उससे कहता है कि वह हर दिन अपना आदमी भेजेगा और वह जैस्पर से दौड़ के परिणाम चाहता है। अगर जैस्पर ने ऐसा नहीं किया तो वह उसे और उसके सभी दोस्तों को मार डालेगा। जैस्पर 50% साझेदारी मांगता है लेकिन इवान जैस्पर से कहता है कि वह उसे अपनी जीत का केवल 5% देगा। फिन और कैली इस बारे में जानकर खुश नहीं है लेकिन जैस्पर ने उन्हें बताया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इवान एक बहुत खतरनाक आदमी है। वह उन्हें यह भी बताता है कि इवान सुरक्षित रखने के लिए तस्वीर अपने साथ ले गया है। अगली सुबह फिन पेंटिंग बनाने में असमर्थ है क्योंकि उसने चित्र नहीं देखा है। वह इवान को फोटो देने से पहले जैस्पर से अपने फोन से एक तस्वीर खींचने के लिए कहता है। वह जैस्पर को ऐसा करने के लिए कहता है अन्यथा वह कैमरे पर पानी फेंक देगा और उसे नष्ट कर देगा। यह सुनकर जैस्पर खुश नहीं होता है लेकिन फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में रात में जैस्पर को कैमरे से फोटो मिलती है और वह चुपके से अपने फोन पर फोटो क्लिक करता है और फिन को भेज देता है। चित्र देखने पर उन्हें पता चला कि फिन ने कैनवास पर एक खोपड़ी बनाई है। जैस्पर को डर लगता है और उसे लगता है कि यह उन्हें चेतावनी देने का संकेत है। बाद में रात में कैली ने फिन को बताया कि वह डरी हुई है और उससे पूछती है कि क्या वे कल ठीक रहेंगे।
फिन ने उसे बताया कि फोटो में वे ठीक लग रहे थे, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैली फिन से कहती है कि उन्हें अपना बैग पैक करना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। फिन का कहना है कि वे सब कुछ जैस्पर पर छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकते। जैस्पर कमरे के बाहर यह बातचीत सुनता है। इवान से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जैस्पर पूरे घर में हथियार छिपाता है और उनका उपयोग करता है। बाद में फिन जो से मिलता है, जो उसे बताता है कि वह सुरक्षा गार्ड की नौकरी छोड़ रहा है। वह कहता है कि उसे एक पुलिसकर्मी के रूप में नई नौकरी मिल गई है और वह उसे अपना नया विजिटिंग कार्ड देता है। इवान का आदमी यह देखता है और इवान को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है। फिन घर वापस आता है और जैस्पर और कैली को इस बारे में बताता है। जैस्पर उन्हें बताता है कि उसने केवल इस स्थिति के लिए घर में हथियार छिपाए हैं। वह फिन को जल्दी से पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। अगले दृश्य में इवान उनके पास आता है और पुलिसकर्मी के बारे में पूछताछ करता है। फिन ने उसे बताया कि जो बस अलविदा कह रहा था और वह कैमरे के बारे में कुछ नहीं जानता। इवान उन पर विश्वास नहीं करता और कैली को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। जैस्पर ने इवान को बताया कि वह मरने वाला है और उसने जो फोटो देखी थी उसके आधार पर उसका अपना आदमी उसे मारने जा रहा है। इवान कैमरे से फोटो चेक करने जाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह वापस आता है लेकिन अपने आदमी को मृत पाता है। जैस्पर ने इवान पर पीछे से हमला किया और उसे भी मार डाला। उन्होंने उसके शरीर को पहले की तरह उसी तहखाने में छोड़ने का फैसला किया। वे नई तस्वीर देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि जैस्पर के पास इवान के सारे पैसे हैं। फिन को लगता है कि उन्हें पैसे विभाजित करना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन जैस्पर और कैली इससे सहमत नहीं है। बाद में रात में जॉयस अपने पड़ोसी से प्राप्त पत्र के उत्तर के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके घर आती है। वे उसे बताते हैं कि पड़ोसी वहां से चला गया है, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती है और उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाती है। वे उसे जनरल के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसका शव दिखाते हैं जो उन्हें मिला था। वह उन्हें बताती है कि उनके पड़ोसी की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई, इसलिए नहीं कि वह अपना भविष्य बदलने की कोशिश कर रहा था। वह उन्हें एक तस्वीर दिखाती है जो उसने एक सप्ताह पहले ली थी और उसे मेल की थी। वह उन्हें बताती है कि यह तस्वीर कल की होगी और इसमें उनके पड़ोसी की टोपी, एक नई पेंटिंग और खिड़की पर कुछ खून दिखाया गया है। वह उन्हें बताती है कि पड़ोसी ने यह पता लगा लिया है कि भविष्य में किसी भी समय की तस्वीरें कैसे लेनी हैं। ये सुनकर वो हैरान हो गए। जैस्पर ने उससे पूछा कि क्या वह ऐसा करना जानती है, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। फिर जैस्पर ने उसे मार डाला और उसके शरीर को तहखाने में फेंक दिया। कैली तस्वीर को दोबारा बनाने में जैस्पर की मदद कर रही है और कैमरा उन्हें एक नई तस्वीर देता है। नई फोटो में कैली को किसी के साथ समझौतावादी स्थिति में दिखाया गया है। फोटो देखने के बाद फिन काफी दुखी हैं और अपने रिश्ते को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। वह जैस्पर को वह अंगूठी भी दिखाता है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। उसके साथ बात करते समय जैस्पर फिन को पीछे से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। अगले दृश्य में जैस्पर फिन को उसी तहखाने में ले जाता है जहां अन्य शव हैं और उसे बांध देता है। वह फिन को बताता है कि वह कैली के साथ जाने की उसकी योजना के बारे में जानता है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने दे सकता। वह उसे बेसमेंट में छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि फिन तहखाने से भागने की कोशिश कर रहा है और सुराग पाने के लिए फोटो को देखता है। उसे तहखाने में वही वस्तु दिखाई देती है जिसका वह कल चित्र बनाने जा रहा है। उसका मानना है कि यह एक संकेत है जो उसने खुद को भविष्य से भेजा है और तहखाने से भागने की चाबियां ढूंढने के लिए अपने पड़ोसी की जेब की तलाशी लेता है। फिन ने जैस्पर को फोन किया और उससे कहा कि अगर वह उसके कहे अनुसार काम करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो वह कैमरा को पानी से नष्ट कर देगा। वह जैस्पर को अपनी बंदूक कैली को सौंपने के लिए कहता है और यह भी बताता है कि वे वहां से जाने वाले हैं। जैस्पर इस पर सहमत हो जाता है और कैली को बंदूक देता है। जब फिन घर वापस आता है तो जैस्पर उस पर हमला करता है। जब वह फिन को मारने वाला होता है, कैली जैस्पर को पीछे से मारती है और उसे मार देती है। वह फिन को दिखाती है कि फोटो बदल गई है और फिन पेंटिंग बनाने का फैसला करता है। पेंटिंग करते समय उसे एहसास होता है कि वह हमेशा यही पेंट करने वाला था और कुछ भी नहीं बदला है। बाद में फिन कैली को खिड़की के पास खड़ा पाता है और कैमरा एक तस्वीर क्लिक करता है। फिन दिन के समय कैमरे को तस्वीर क्लिक करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कैली से पूछता है कि क्या हो रहा है। कैली ने फिन को बताया कि कैमरा रोजाना सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे तस्वीर क्लिक करता है। उसे पहले दिन की तस्वीर तब मिली जब वह अपने पड़ोसी को देखने गई।
वह अतीत में खुद को संदेश भेजने के लिए दिन के समय की तस्वीरों का उपयोग कर रही थी। उसके फ्यूचर्स ने उससे कहा था कि वह दिन की सभी तस्वीरें सभी से छिपा कर रखे। जैस्पर के साथ समझौतावादी स्थिति में उसकी तस्वीर कुछ महीने पहले की थी और उसने इसे फिन को दी गई नई तस्वीर से बदल दिया था। फिन ने कैली की जैस्पर के साथ उसे धोखा देते हुए कई तस्वीरें भी देखीं। उसे लगा कि फिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया है और उसने यह सब इसलिए किया ताकि फिन को जलन महसूस हो और वह उसे अपने काम के बजाय चुने। उसने कहा कि उसकी योजना काम कर रही थी और फिन को जलन होने लगी थी और वह उसकी अधिक परवाह करने लगा था। कैली उसे बताती है कि वह खिड़की पर अपने लिए एक नया नोट छोड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि वह फिन द्वारा पकड़ी न जाए। ऐसा करने से फिन को उसकी धोखाधड़ी की सभी तस्वीरें नहीं मिलेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिन सहमत नहीं है, इसलिए कैली ने उसे यह विश्वास दिलाकर मार डाला कि वह फिन को बचा सकती है। रात में जब कैली अपने लिए एक नोट छोड़ रही थी जो घर में आता है और खिड़की पर खून और नोट देखता, वह उससे गेट खोलने के लिए कहता है और बताता है कि फिन ने उसे घर आने के लिए बुलाया था। कैली उसे सब कुछ बताती है और मानती है कि आज रात की तस्वीर से नोट मिलते ही यह सब बदल जाएगा, जो उसे गिरफ्तार करने का फैसला करता है। जब वह उसे ले जा रहा था, उसने देखा कि नोट खिड़की से दूर गिर गया है। वह नोट चिपकाने के लिए वापस अंदर जाने की कोशिश करती है। घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं और कैमरा खिड़की पर नोट के बिना एक तस्वीर क्लिक करता है। फिल्म की शुरुआत में हम हेक्टर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जहां वह बाजार से घर वापस आया है। वह अपनी पत्नी क्लारा को खोज रहा है और उसे बगीचे में पाता है। वह उसे वह टेबल देता है जो उसने ऑर्डर की थी और उससे कहता है कि वह थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर जा रहा है। अपने कमरे में जब वह आराम कर रहा होता है तो उसे एक टेलीफोन कॉल आती है और वह उसका उत्तर देता है। उसे दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। वह उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यह एक प्रतिबंधित टर्मिनल है। वह एक संदेश छोड़ता है जिसमें कहा गया है कि उसे इस नंबर से कॉल आया है और वे उसे वापस कॉल करें। अगली में हेक्टर बगीचे में बैठा है और अपनी दूरबीन से चारों ओर देख रहा है। दूरबीन से देखने के दौरान हेक्टर को जंगल में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वह उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह रात के खाने के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने बाजार जा रही है और उसने टेबल अंदर रखी है। हेक्टर फिर से जंगल में लड़की को खोजने की कोशिश करता है और ऐसा करने में असमर्थ होता है। वह उसकी तलाश करने का फैसला करता है। रास्ते में उसे सड़क पर एक कूड़ेदान और एक साइकिल पड़ी हुई दिखाई देती है। जंगल में पहुंचने पर वह देखता है कि जमीन पर कुछ कपड़े पड़े हैं और वही लड़की बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ी है। वह उसे इस तरह देखकर डर जाता है और उस पर कुछ लाठियां फेंककर उसे जगाने की कोशिश करता है। वह कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वह उसे जगाने के लिए उसके करीब जाता है। जब वह लड़की के पास पहुंचता है तो पीछे से कोई उसके दाहिने हाथ पर कैंची से हमला कर देता है। हेक्टर डर जाता है और वहां से जंगल में भाग जाता है। वह अपनी दूरबीन की मदद से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है जिसने उस पर हमला किया है। वह देखता है कि एक व्यक्ति कैंची पकड़े हुए है और उसके चेहरे पर गुलाबी पट्टी बंधी हुई है। वह व्यक्ति हेक्टर की दूरबीन की नकल करता है और उसे डराता है। हेक्टर वहां से भागता है और एक फेंस के पास आता है और उसे कूदने का फैसला करता है। रात का समय है और वह एक घर में आता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। फिर वह खिड़की तोड़ता है और अंदर चला जाता है। घर के अंदर वह एक तस्वीर देखता है जो कैलेंडर के पीछे बनी हुई है। उसे कैलेंडर के पीछे एक दरवाजा मिलता है जो उसके अंदर जाता है। उसे अपने घाव पर लगाने के लिए कुछ पट्टी मिलती है। अगले कमरे में उसे एक वॉकी-टॉकी मिलता है और मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति वॉकी-टॉकी का उत्तर देता है और हेक्टर से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। Hola. Sí, ¿Has dicho algo? una pregunta. ¿Ese hombre que le sigue tiene la cara vendada? हेक्टर ने उसे बताया कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह उस व्यक्ति से मदद मांगता है जो हेक्टर से कहता है कि वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगा, तब तक हेक्टर को वहीं रहना चाहिए। वह व्यक्ति हेक्टर को सूचित करता है कि वह कोई कॉल करने में असमर्थ है और उसने गुलाबी पट्टी बांधे एक व्यक्ति को घर के पास आते देखा है। हेक्टर उसे बताता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने उस पर हमला किया है। वह व्यक्ति हेक्टर को अपने स्थान पर आने के लिए कहता है जो पहाड़ी के पास है, क्योंकि उसके पास यहाँ कैमरे हैं
वे हमलावर की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। घर की ओर जाते समय व्यक्ति हेक्टर से कहता है कि हमलावर उसकी ओर आ रहा है और उसे जल्दी से उसके पास पहुंचना चाहिए। हेक्टर दौड़ना शुरू कर देता है और गिर जाता है। वह उठता है और देखता है कि वह घर के पास है। वॉकी-टॉकी पर उससे बात करने वाला व्यक्ति उसे लेने के लिए बाहर आता है। वह हेक्टर को घर में आने के लिए कहता है क्योंकि हमलावर उन तक पहुंचने वाला है। घर के अंदर वह हेक्टर को एक मशीन में छिपने के लिए कहता है। वह हेक्टर से कहता है कि वह मशीन को ऊपर से बंद कर देगा और हमलावर से छिपने के लिए उसके साथ अंदर चला जाएगा। हेक्टर ने देखा कि हमलावर एक कार में उनके पास पहुंचा था और उसने उसे खिड़की के बाहर देखा। वह डर जाता है और उससे छिपने के लिए मशीन के अंदर चला जाता है। व्यक्ति मशीन बंद कर देता है, लेकिन हेक्टर के साथ अंदर नहीं जाता है। अगले दृश्य में जब मशीन खुलती है तो हेक्टर उसमें से बाहर आता है और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि बाहर दिन का समय है। वह व्यक्ति हेक्टर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है कि वह मशीन में क्या कर रहा है और यहाँ कैसे आया। हेक्टर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे बताता है कि उसने ही उसे मशीन में आने के लिए कहा था। हेक्टर बाहर जाता है और अपने घर को देखता है। वह अपनी पत्नी को बगीचे में एक अन्य हेक्टर के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। व्यक्ति हेक्टर को बताता है कि उसने समय में पीछे यात्रा करने के लिए मशीन का उपयोग किया है। बगीचे में मौजूद व्यक्ति हेक्टर का पुराना संस्करण है। मशीन की मदद से हेक्टर कुछ घंटे पहले अतीत की यात्रा करने में सक्षम हो गया। वह रात को मशीन में घुसा और अब उसी दिन का समय है। हेक्टर का कहना है कि वह अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन आदमी ने उससे कहा कि वह ऐसा न करे क्योंकि इससे स्थिति कठिन हो जाएगी। वह हेक्टर को उसी घर में ले जाता है जिसे हमने पहले देखा था। वह उससे यहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि दूसरा हेक्टर भी उसी तरह अपना घर छोड़ दे जैसे उसने छोड़ा था। हेक्टर उससे पूछता है कि क्या हो रहा है और वह व्यक्ति एक चित्र की मदद से उसे समझाने की कोशिश करता है। वह हेक्टर को बताता है कि मशीन का उपयोग करने से अब यहाँ 2 हेक्टर मौजूद हैं। हेक्टर 1 जो घर पर है और हेक्टर 2 जो इस जगह पर उसके साथ है। यह चित्र वही है जो हेक्टर ने पहले पाया था। आगे चलकर हम इस शख्स को हेक्टर 2 और उसके घर वाले को हेक्टर 1 नाम से बुलाएंगे। वह उससे कहता है कि वह रात को मशीन में हेक्टर 1 को लाने में तभी मदद करेगा जब वह इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वह हेक्टर 2 को बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है और वह यहाँ काम करता है और उसे आज यहाँ नहीं आना था, लेकिन वह बोर महसूस कर रहा था और उसने काम करने का फैसला किया। वह हेक्टर से कहता है कि उसे जाकर मशीन तैयार करनी होगी और उसे यहीं इंतजार करने के लिए कहता है। हेक्टर ने अपने घर पर फोन करने और अपनी पत्नी का हालचाल जानने का फैसला किया। हमें पता चला कि जिस व्यक्ति ने पहले हेक्टर 1 को फोन किया वह वास्तव में हेक्टर 2 था। जब वैज्ञानिक को इस बात का पता चलता है तो उसे हेक्टर पर गुस्सा आता है। वह उससे कहता है कि उसे अपने अतीत से कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी बदलाव हुआ और हेक्टर 1 मशीन में नहीं गया तो हेक्टर 2 यहीं फंस जाएगा। वह कहता है कि वह मशीन तैयार करने के लिए वापस जा रहा है। हेक्टर 2 अपना समय बिताने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है और उसे एक सफेद कार मिलती है। गाड़ी चलाते समय वह देखता है कि वही लड़की साइकिल चला रही है जिसे उसने जंगल में देखा था और अपनी कार सड़क पर रोक देता है। एक लाल रंग की कार पीछे से आती है और उसकी कार को ढलान से नीचे धकेल देती है। हेक्टर की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह अपनी बाह की पट्टियों की मदद से अपने सिर पर पट्टी बांधने का फैसला करता है। पट्टी लगाने के बाद उसे पता चलता है कि वह खुद गुलाबी पट्टी वाला व्यक्ति है जिसे उसने पहले जंगल में देखा था। साइकिल गर्ल उसकी मदद करने और उससे पूछने आई है कि क्या वह ठीक है। वह उसे बताता है कि वह ठीक है और उसकी चोट को ढकने के लिए उस पर पट्टियां लगाई गई हैं। लड़की उससे कहती है कि वह जाकर एम्बुलेंस को बुला लेगी, लेकिन हेक्टर उससे कहता है कि उसे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लड़की कैंची की मदद से कुछ अतिरिक्त पट्टियों को काट देती है और हेक्टर को उसे ठीक से लगाने में मदद करती है। जब वह अपनी साइकिल लेने जाती है, हेक्टर ने कैंची चुराने का फैसला किया। वह लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी चीज में उसकी मदद की जरूरत है। लड़की सहमत हो जाती है और अपनी साइकिल कूड़ेदान के पास छोड़ने का फैसला करती है। यह वही दृश्य है जो हमने पहले देखा था। हेक्टर को कूड़ेदान के पास एक काला कोट मिलता है और वह उसे पहनकर जंगल में जाने का फैसला करता है। हेक्टर देखता है कि हेक्टर 1 अपने बगीचे में बैठा हुआ दूरबीन से बाहर देख रहा है। हेक्टर 2 फिर लड़की को एक विशेष स्थान पर खड़े रहने की धमकी देता है ताकि हेक्टर 1 उसे देख सके और जंगल में आने का फैसला कर सके। हम देखते हैं कि हेक्टर 1 उसे दूरबीन से देखता है और उसे जंगल में खोजने का फैसला करता है।
लड़की वहां से भागने का फैसला करती है और हेक्टर उसके पीछे दौड़ता है। जब वह उसे पकड़ लेता है और वे दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं और लड़की बेहोश हो जाती है। हेक्टर 2 उसे उठाकर एक चट्टान के पास लाता है। वह उसके पूरे कपड़े उतार देता है ताकि वह हेक्टर 1 को उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने के लिए प्रेरित कर सके। जब हेक्टर 1 लड़की के पास पहुंचने वाला होता है तो हेक्टर 2 पास में छिप जाता है। हेक्टर 1 लड़की को बचाने आता है और हेक्टर 2 अपनी कैंची निकालता है और हेक्टर 1 की बाह में उसी तरह वार करता है जैसा हमने पहले देखा था। हेक्टर 1 जंगल में भागता है और हेक्टर 2 उसके पीछे जाता है। फिर वह हेक्टर 1 को डराने के लिए उसकी दूरबीन क्रिया की नकल करता है। हेक्टर 2 ने लड़की की चीख सुनी और उस पर जांच करने का फैसला किया और अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। जब वह ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कोई उस पर हमला कर देता है। वह वापस ऊपर जाता है और कमरे में घुस जाता है। वह देखता है कि कोई खिड़की के बाहर छत पर चला गया है। वह छत पर मौजूद व्यक्ति का पीछा करता है और उन्हें नीचे लाने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति का पैर खींचता है और व्यक्ति छत से गिरकर मर जाता है। हेक्टर 2 देखता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी क्लारा है। वह हैरान हो जाता है और अपने किए पर विश्वास न होने पर रोने लगता है। वह वैज्ञानिक को वॉकी टॉकी पर बुलाता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह हेक्टर 1 को मशीन पर बुलाओ। वह अपनी पत्नी की कार को वैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्णय लेता है। घर पहुंचने पर वह हेक्टर को डराने के लिए खिड़की से देखता है। जब हेक्टर 1 मशीन का उपयोग करता है तो वह बाहर इंतजार करने का निर्णय लेता है। वैज्ञानिक बाहर आता है और हेक्टर 2 को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वह उस पर कुछ परीक्षण चला सके। हेक्टर 2 उसे बताता है कि उसे फिर से वापस जाने के लिए मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता है और वह अंदर चला जाता है। वैज्ञानिक बाहर कुछ फेंकता है और वापस अंदर चला जाता है। वह हेक्टर से कहता है कि मशीन काम नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने हेक्टर को समय पर वापस भेजने के लिए सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। हेक्टर 2 उस पर विश्वास नहीं करता है और उससे कहता है कि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वह मशीन को नष्ट कर देगा। उसने देखा कि मशीन का एक हिस्सा गायब है और वैज्ञानिक से पूछता है कि वह कहाँ है। वैज्ञानिक ने उसे बताया कि उसने वह हिस्सा बाहर फेंक दिया है। हेक्टर 2 अपनी पट्टियां हटाता है और वैज्ञानिक को अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे समय में पीछे जाना होगा ताकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु को रोक सके। वैज्ञानिक ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। अतीत में 3 हेक्टेयर हो जाएंगे और इससे चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। हेक्टर का कहना है कि उसे बस हेक्टर 2 का फॉलो करना है और उसे अपनी पत्नी को मारने से रोकना है। फिर उसने वैज्ञानिक से पूछा कि उसने बैटरी बाहर क्यों फेंकी, जैसे कि उसे पता था कि हेक्टर 2 उसे समय में पीछे यात्रा करने के लिए कहेगा। वैज्ञानिक ने उसे बताया कि हेक्टर 3 ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था और हेक्टर 2 को टाइम मशीन का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि हेक्टर 3 ने मशीन का उपयोग किया और हेक्टर 1 से कुछ सेकंड पहले उसी दिन वापस आ गया। उन्होंने वैज्ञानिक से कहा कि हेक्टर 2 को किसी भी कीमत पर दोबारा समय में जाने से रोकें। वैज्ञानिक उसे बताता है कि अगर वह समय में दोबारा जाएगा तो वह हेक्टर 3 बन जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हेक्टर 3 उनके कहे अनुसार अपने मिशन में विफल हो गया है। हेक्टर 2 को बैटरी मिलती है और वह पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज सुनता है। फिर वह वैज्ञानिक से उसे समय पर वापस भेजने के लिए कहता है। वे मशीन का उपयोग करते हैं और हेक्टर 2 समय में पीछे चला जाता है। उसे मशीन से बाहर आता देख वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाता है। वह वैज्ञानिक को बताता है कि वह हेक्टर 3 है और उसकी मशीन काम करती है और उसे हेक्टर 2 को अपना मिशन पूरा करने में मदद करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हेक्टर 2 मशीन से बाहर आता है और वैज्ञानिक उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हेक्टर 3 वैज्ञानिक को उसके पीछे जाने और उसे शांत करने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे उससे पहले अपने घर पहुंचना होगा। हेक्टर 3 वैज्ञानिक से हेक्टर 2 के पीछे जाने के लिए एक कार मांगता है। वैज्ञानिक उसे एक लाल रंग की कार देता है। गाड़ी चलाते समय हेक्टर 3 बाइक पर लड़की को देखता है और उससे छिप जाता है। जब वह हेक्टर 2 कार को सड़क पर खड़ा देखता है तो वह जानबूझकर कार को ढलान से नीचे गिराता है और सड़क पर कूड़ेदान से भी टकराता है। ये सब पहले भी हुआ है, लेकिन अब पता चला कि ये किसने किया। उसकी अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह वैज्ञानिक को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वह अपने मिशन में विफल हो गया है। वह उससे गुलाबी बैंडेज हेक्टर को मशीन का उपयोग करने से रोकने के लिए कहता है। जंगल में उसे वही लड़की दिखती है और वह उसके पास जाता है। हेक्टर 3 और उसके घायल चेहरे को देखकर लड़की चिल्लाती है। हमें पता चल गया है कि लड़की पहले क्यों चिल्लाई थी।
हेक्टर 3 उसे बताता है कि वह भी गुलाबी पट्टी वाले व्यक्ति से दूर भाग रहा है और उसने ही उसे घायल किया है। वह उससे कहती है कि उसने पास में एक घर देखा है और उन्हें मदद के लिए वहां जाना चाहिए। यह घर हेक्टर का अपना घर है। वे घर के अंदर जाते हैं और लड़की हेक्टर को आराम करने के लिए कहती है। वह मदद के लिए ऊपर जाती है। क्लारा घर में है और हेक्टर को बुरी तरह घायल देखकर डर गई। वह उसे बताती है कि उसने एक गुलाबी पट्टी वाले व्यक्ति को उनके घर में घुसते देखा था, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया। वह उसे चुप रहने और उसके साथ आने के लिए कहता है। वह क्लारा को टूल शेड में ले जाता है और उसे वहां छिपने के लिए कहता है। वह एक सीढ़ी निकालता है और हेक्टर 2 का इंतजार करने के लिए पहली मंजिल के कमरे में जाता है। जब हेक्टर 2 सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है तो वह उसे टेबल से मारता है और हेक्टर 2 सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यह नज़ारा भी पहले जैसा ही है। वह देखता है कि लड़की भी दूसरे कमरे में छुपी हुई है। वह उसके कमरे में जाता है और उससे कहता है कि उन्हें गुलाबी पट्टी वाले आदमी को धोखा देने की जरूरत है। उसने उसे अपनी पत्नी का कोट पहनने के लिए कहा और उसके बाल छोटे कर दिए। फिर वह उसे ऊपर जाने और छत पर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लड़की ऊपर की ओर दौड़ती है और हेक्टर 2 उसके पीछे जाता है। हेक्टर 3 बाहर जाता है और अपनी पत्नी को टूल शेड से बाहर निकालता है। वह उसे बगीचे में ले जाता है और एक कुर्सी पर बैठाता है और वह भी उसके पास बैठता है। उसने लड़की को छत से नीचे गिरते हुए सुना, लेकिन हेक्टर ने उससे कहा कि इंतजार करो और कुछ नहीं। हमने देखा कि लड़की मर गई है, लेकिन हेक्टर 2 ने सोचा कि यह उसकी पत्नी है। हेक्टर 3 अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब रहा है। हेक्टर 2 अपनी पत्नी की कार को पहले की तरह हेक्टर 1 के पीछे जाने के लिए वैज्ञानिक के पास ले जाने का फैसला करता है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। फिल्म शुरू होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए थे और मिमिक्स नामक एक विदेशी प्रजाति आई थी। उन्होंने पृथ्वी के कई देशों पर हमला किया और वे अनुमान लगा सकते हैं कि मानव उन पर कब हमला करेगा। आखिरकार वर्दुन नामक स्थान पर मनुष्यों ने पहली बार जीत हासिल की और हमने मेजर केज को एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देते हुए देखा। उनका कहना है कि वर्दुन के हीरो सार्जेंट रीटा थे जिन्होंने नया फाइट सूट पहना था और एक दिन में 100 मिमिक्स को मार डाला था। मेजर केज मीडिया प्रवक्ता है और हेलीकॉप्टर से लंदन जाते हैं। मुख्यालय में वह जनरल ब्रिघम से मिलता है और उसे ऑपरेशन डाउनफॉल के बारे में बताता है। इसमें सेना अगले दिन एलियंस पर अचानक हमला कर रही है। ब्रिघम चाहता है कि केज कैमरे के साथ फ्रांस जाए और दुनिया को दिखाए कि वह भी युद्ध लड़ रहा है। केज यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि वह जनसंपर्क अधिकारी है। उसे लड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने जाने से इनकार कर दिया। ब्रिघम का कहना है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और वह इसे एक आदेश मानने के लिए कहता है। केज ने जनता को ब्रिघम के खिलाफ करने के लिए अपने जनसंपर्क कौशल का उपयोग करने की धमकी दी यदि वह उसे जाने के लिए फोर्स करता है। ब्रिघम केज पर क्रोधित हो जाता है और देशद्रोह और ब्लैकमेल के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग करता है। केज वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और मार गिराया जाता है। अगले दिन वह हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर हथकड़ी पहने हुए उठता है। केज सार्जेंट फेरेल से मिलता है और अपनी स्थिति बताता है और एक फोन कॉल का अनुरोध करता है जिस पर फेरेल सहमत हो जाता है। जल्द ही केज को पता चलता है कि फेरेल उसे फोन करने के लिए नहीं ले जा रहा है। उसे पता चलता है कि उसे भगोड़ा करार दिया गया है और युद्ध ड्यूटी पर रखा गया है। उसे पता चलता है कि उसे मेजर से प्राइवेट पद पर पदावनत कर दिया गया है। फेरेल केज को जे स्क्वाड से मिलवाता है जिसके साथ उसे नियुक्त किया गया है। फेरेल को पता चलता है कि टीम पोकर खेल रही है और वह उन्हें कार्ड चबाने के लिए कहता है। वह दस्ते के सदस्यों को केज के बारे में सूचित करता है और उसे अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहता है। अगली सुबह केज को फाइटिंग सूट पहनाया जाता है जहां वह डरा हुआ और घबराया हुआ लगता है। हम रीता को भी देखते हैं जो तैयार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ती है। केज और अन्य लोग एक विमान में सवार होते हैं और युद्ध के मैदान की ओर जाते हैं। अपनी उड़ान के दौरान फेरेल सैनिकों को प्रेरित करते हैं जहां कुछ सदस्य केज को घबराया हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही वे विमान से कूदने वाले होते हैं उनके विमान पर हमला हो जाता है और उसका आधा हिस्सा उड़ जाता है। कई सैनिक मारे गए और कई कूद गए। केज विमान से कूदने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह किसी तरह उतरने में सफल हो जाता है और अपने चारों ओर अराजकता देखता है
और अपने साथी को मरते हुए भी देखता है। केज युद्ध में भाग लेने की कोशिश करता है लेकिन अपने सूट में उचित भाषा का चयन करने में भी असमर्थ है। वह छेद में गिर जाता है और दूर से रीटा को मिमिक्स से लड़ते हुए देखता है। अचानक रीटा को कोई चीज टकराती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है और केज को विश्वास नहीं होता कि क्या हुआ है। अन्य सैनिकों को एहसास हुआ कि दुश्मन को किसी तरह पता था कि वे आ रहे हैं और तैयार थे। अचानक मिमिक्स का एक समूह केज और अन्य लोगों पर हमला करता है, जहां केज एक को मारने में सफल हो जाता है। अचानक पीछे से एक बड़ा मिमिक आता है और केज उसे विस्फोटक से मारने की कोशिश करता है। केज मिमिक को मारने में कामयाब हो जाता है लेकिन विस्फोट में फंस जाता है और एसिड जैसा खून लगने से उसकी मौत हो जाती है। फिर वह पिछली सुबह हीथ्रो हवाई अड्डे पर उठता है और दिन खुद को दोहरा रहा होता है। उन्होंने फेरेल के साथ वही बातचीत की और जे स्क्वाड से भी दोबारा मुलाकात की। अगली सुबह वह फिर से अपना सूट पहनता है और वही पुरानी बातें करते हुए उसी विमान में यात्रा करता है। विमान पर हमला हो जाता है और केज समुद्र तट पर उतरने में सफल हो जाता है। इस बार केज रीटा को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन एक मिमिक उस पर हमला कर देता है और मर जाता है। दिन फिर से दोहराया जाता है और जब केज फेरेल और जे स्क्वाड को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है तो वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वे उसका मुंह बांध देते हैं और उसे विमान पर भेज देते हैं, जहां विमान पर फिर से हमला होता है। समुद्र तट पर उतरने के बाद केज अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। दिन फिर से दोहराया जाता है और इस बार केज रीटा को युद्ध के मैदान में पाता है और उसकी जान बचाता है। रीटा को केज के बारे में कुछ अलग पता चलता है और वह उससे तब मिलने के लिए कहती है जब वह फिर से बेस पर उठता है। जब केज जागता है तो वह फेरेल से पोकर कार्ड छुपाता है और टीम को बचाता है। बाद में जब वे व्यायाम कर रहे होते हैं, केज रीटा की तलाश में वहां से भागने में सफल हो जाता है। वह रीटा को दूसरे अड्डे पर व्यायाम करते हुए पाता है और उसे अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। रीटा बताती है कि जब केज की मृत्यु हुई तो मिमिक के खून ने उन्हें उस दिन को दोहराने की शक्ति दी। इसलिए जब भी केज मरता है तो दिन खुद को दोहराते हैं और रीटा यह जानती है क्योंकि उसके पास भी यह शक्ति थी लेकिन उसने इसे खो दिया। रीटा केज को पूर्व सरकारी वैज्ञानिक और मिमिक बायोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर कार्टर से मिलने ले जाती है। कार्टर ने केज को बताया कि उसने अपने पहले लूप में जिस मिमिक को मारा था वह एक अल्फा था। जब अल्फा मारा जाता है तो मिमिक्स को लड़ाई में फायदा पहुंचाने के लिए सिग्नल भेजता है। सभी मिमिक्स ओमेगा द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जो अल्फा से संकेत प्राप्त करता है और समय को रीसेट करता है। ओमेगा भविष्य के बारे में सीखता है और उसे बदलता है ताकि वे लड़ाई जीत सकें। रीटा केज को बताती है कि ओमेगा चाहता था कि मनुष्य यह विश्वास करें कि वे जीत सकते हैं, इसलिए उसने रीटा को वर्दुन में जीतने की अनुमति दी। जिसके बाद इंसानों ने फ्रांस में अपनी लड़ाई में सब कुछ लगा दिया और यहाँ हमेशा के लिए हार जाएंगे। केज को यह क्षमता विरासत में मिली जब उन दोनों की मृत्यु के बाद उसे अल्फा के खून में डुबोया गया। रीटा चाहती है कि केज समय को रीसेट करने के लिए हर दिन मरने की अपनी क्षमता के साथ लड़ाई जीतने में उनकी मदद करे। कार्टर केज को बताता है कि ओमेगा ने समय निर्धारित करने की शक्ति खो दी है और वह मानसिक रूप से केज की तलाश करेगा। जब ओमेगा को केज मिल जाएगा तो केज को ओमेगा के स्थान के दर्शन होने लगेंगे। रीटा केज से ओमेगा को ढूंढने और उसे उसका स्थान बताने के लिए कहती है ताकि वह उसे मार सके। केज का कहना है कि उसके पास बुनियादी प्रशिक्षण भी नहीं है और रीटा ने उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया। प्रशिक्षण में असफल होने के बाद रीटा केज से कहती है कि जब भी वह घायल हो तो उसे मरना सुनिश्चित करना होगा। वर्दुन में पिछली लड़ाई में रीटा के पास यह क्षमता थी लेकिन रक्त आधान के बाद उसने इसे खो दिया। रीटा केज को मार देती है और दिन फिर से खत्म हो जाता है और केज फिर से जाग जाता है। रीटा केज को रोबोट और ड्रोन से प्रशिक्षित कर रही है जहां वह उनसे हारता रहता है। रीटा दिन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए केज को मारती रहती है। एक लूप के दौरान केज को एक सपना आता है जहां वह ओमेगा को एक बांध में देखता है और कार्टर और रीटा को इसके बारे में सूचित करता है। उन्हें पता चलता है कि बांध पहाड़ के पास है और उन्हें युद्ध क्षेत्र छोड़कर वहां जाने की जरूरत है। वे कई बार समुद्र तट से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी न किसी तरह मरते रहते हैं। केज कोशिश करते करते थक जाता है और एक लूप के दौरान बेस छोड़ने का फैसला करता है। वह शराब पीने के लिए शहर जाता है और एक बार में आता है लेकिन अचानक कुछ सुनता है और बाहर चला जाता है।
केज देखता है और महसूस करता है कि मिमिक्स समुद्र तट पर आक्रमण के दौरान शहर पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। केज ने अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करने का फैसला किया और अब हम देखते हैं कि वह युद्ध के मैदान में भी सुधार कर रहा है। वह मिमिक्स को आसानी से मार देता है और रीटा को सूचित करता है कि जब भी वे भागने के लिए कार के पास आते हैं तो वे मर जाते हैं। इस बार वे एक कार में भागने में सफल हो जाते हैं और जब मिमिक्स उन पर हमला करते हैं तो केज उन्हें हरा देता है और मार डालता है। बाद में वे एक घर पहुंचते हैं और एक हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं और केज को पता चलता है कि रीटा घायल हो गई है। जब केज रीटा को पट्टी लगा रहा है तो वह कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढनी होगी। केज ने उसे आराम करने और इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और उसे अपनी कॉफी का आनंद लेने के लिए कहा। रीटा को अचानक एहसास हुआ कि केज झूठ बोल रहा है और पूछती है कि वे कितनी बार यहाँ आए हैं कि जब भी वे हेलीकॉप्टर से निकलने की कोशिश करते हैं तो रीटा की यही मृत्यु हो जाती है। रीटा उसकी बात नहीं सुनती और हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है और मिमिक उस पर हमला कर देता है। केज मिमिक को मारने की कोशिश करता है लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रीटा की मृत्यु हो जाती है और केज फिर से दिन बिताता है। इस बार केज ने रीटा को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताने का फैसला किया और हेलीकॉप्टर को खुद ही बांध तक ले गया। जब वह बांध पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ओमेगा वहां नहीं है। उस पर अल्फा द्वारा हमला किया जाता है जो उसका खून चुराना चाहता है और उसे दिन फिर से रीसेट करने से रोकना चाहता है। केज खुद को मारने में सफल हो जाता है और रीटा और कार्टर को बताता है कि उसकी दृष्टि एक चाल थी। रीटा का कहना है कि उन्हें कार्टर द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप की खोज करने की आवश्यकता है जो केज को ओमेगा के वास्तविक स्थान की खोज करने की अनुमति देगा। यह उपकरण एक ट्रांसपोंडर है जो एक बार अल्फा से जुड़ जाने पर ओमेगा का स्थान ढूंढ लेता है। यह उपकरण रक्षा मंत्रालय में जनरल ब्रिघम के पास है और उन्होंने इसे प्राप्त करने का निर्णय लिया है। केज ब्रिघम को डिवाइस देने के लिए मनाने में सक्षम है क्योंकि वह उसके भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करता है। केज ने प्रोटोटाइप को सक्रिय करने के लिए डिवाइस को अपने पैर में चिपका लिया क्योंकि वह अब एक अल्फा है। वह ओमेगा का स्थान ढूंढता है जो पेरिस में लोअर पिरामिड के नीचे है। वहां से भागते समय उनकी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है और वे घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। रक्त आधान से केज की जान तो बच जाती है लेकिन इससे दिन को फिर से निर्धारित करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। जब रीटा उसे ढूंढती है और मारने वाली होती है तो केज उसे रक्त आधान के बारे में बताता है और वह रुक जाती है। वे आक्रमण शुरू होने से पहले ओमेगा को मारने का फैसला करते हैं और जे स्क्वाड से मिलने जाते हैं। केज प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत बातें बताकर उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने में सफल होता है। पेरिस के रास्ते में टीम को निर्देश दिया गया है कि वे अल्फा को न मारें क्योंकि ओमेगा दिन को रीसेट कर देगा। पेरिस पहुंचने के बाद उनके विमान पर हमला होता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दस्ते के अन्य सदस्य मिमिक्स का ध्यान आकर्षित करने और ध्यान भटकाने का निर्णय लेते हैं और वे मारे जाते हैं। वे कई मिमिक्स से लड़ते हैं और ओमेगा के भूमिगत स्थान तक पहुंचते हैं। रीटा अल्फा का ध्यान भटकाने का फैसला करती है और केज को ओमेगा के पास जाने के लिए कहती है। अल्फा रीटा को मार देता है और केज के पीछे जाकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। केज ओमेगा के कोर में एक ग्रेनेड बेल्ट गिराने, उसे नष्ट करने और अन्य मिमिक्स को निष्क्रिय करने में कामयाब रहा है। केज का शरीर ओमेगा के रक्त को अवशोषित कर लेता है और दिन फिर से शुरू हो जाता है। वह पहली बार जनरल ब्रिघम से मिलने के लिए जाते समय ठीक वैसे ही हेलीकॉप्टर में उठे। ब्रिघम ने घोषणा की कि पेरिस में शक्ति वृद्धि के बाद मिमिक गतिविधि बंद हो गई है और दुश्मन हार गया है। केज को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और वह हीथ्रो चला गया, जहां उसे फेरिल सहित अपने दस्ते के साथ ही मिले। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता क्योंकि वह एक बार फिर मेजर बन गया है। उसकी मुलाकात रीटा से होती है जो भी उसे नहीं पहचानती। वह पूछती है कि वह क्या चाहता है, जैसा कि वह पहले भी कई बार पूछ चुकी है, और वह मुस्कुराता है और हंसता है।